हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पिछले ही क्लास से प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम जाने थे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का मूल तत्व क्या है, जो कि हमने 3 प्रकार का मूल तत्व पढ़े थे। एक, संविधान का स्रोत क्या है, दूसरा, संविधान का स्वरूप कैसा है, और तीसरा एलिमेंट्स जो था, संविधान का उद्देश्य क्या है। अब हम प्रस्तावना में जो मूल तत्व है, उन सारे मूल तत्वों को एक एक करके हम डिटेल्स में जानेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रस्तावना का जो मूल तत्व है, इसमें पहला है हम भारत के लोग। ये प्रिम्बल में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसे 3 बातें जो है ये स्पष्ट करती है। पहला है, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता यानी अंतिम शक्ति भारतीय जनता में निहित की गई है। संविधान के द्वारा कहता है कि जो अंतिम शक्ति है या अंतिम प्रभुसत्ता है, उसे जो है भारतीय जनता के हाथ में दिया गया है। दूसरा है, भारतीय संविधान निर्माता भारतीय जनता के ही प्रतिनिधि थे। जो संविधान निर्माण किए हैं वो हमारे ही प्रतिनिधि थे, हमारे ही देश के जनता का ही प्रतिनिधि था, जो वो लोग भी सेलेक्ट होके आए थे। तीसरा, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का ही परिणाम है। भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का ही परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को भी समर्पित किया है। दूसरा जो यहाँ पे है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इससे यही जाहिर होता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश है वो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ, तब से जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए, लोकतांत्रिक देश हो गया और गणराज्य हो गया। जैसा कि हम पिछले ही वीडियो में प्रभुत्व संपन्न के बारे में समझाए, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है। इसका अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। समाजवादी है। ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय गणराज्य की विशेषता दर्शाने के लिए समाजवादी राष्ट्र का समावेश किया गया है। समाजवाद का आशय है कि आय और प्रतिष्ठा जीवन यापन के स्तर में विषमता का अंत हो जाए। इसके अलावा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ दिए जाने के बाद संविधान का निर्वाचन करते समय न्यायालयों से आशा की जाती है कि उनका जो झुकाव हो निजी संपत्ति, उद्योग आदि के स्पष्टीकरण तथा उस पर राज्य के स्वामित्व के तथा समान कार्यों के लिए समान वेतन अधिकार के पक्ष में हो। अर्थात शासन एवं अर्थव्यवस्था का संचालन किसी वर्ग विशेष के हित में ना होकर संपूर्ण समाज के हित में हो। यही जो है समाजवाद का अर्थ संविधान में दर्शाता है। आगे आता है पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष जो है, इसका ये शब्द की जो व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव रहेगा और जहां सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए वही पंथ निरपेक्षता है। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता की वरीयता प्राप्त है। कहता है कि जो भी धर्म है भारत में, सारे धर्मों से ऊपर है हमारा संविधान। यही कारण है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर और सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था,
इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसे ऐड किया गया था। लोकतंत्र से अभिप्राय होता है ऐसी व्यवस्था जहां सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्री परिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होते हैं। आगे जो है गणराज्य है। इसका मतलब होता है कि जहां राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा प्राप्त पद होता है, आनुवंशिकता या वंशावली के तहत नहीं, जैसा कि यूके ब्रिटेन में जो है देखा जाता है, वो वंशावली के तहत जो है देश का जो प्रमुख व्यक्ति होता है या जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत आते हैं, लेकिन अपने यहाँ निर्वाचन के द्वारा आएंगे। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज में व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए, न कि जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर भेदभाव किया जाना चाहिए। मानव समझना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब है ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों के द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाए। राजनीतिक न्याय से जाहिर होता है कि सभी व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में स्वतंत्रता व समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर राजनीतिक के क्षेत्र में किसी के साथ भेदभाव निषेध किया गया है। मताधिकार का प्रयोग सबको प्राप्त है। स्वतंत्रता भारत के संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे, जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। इसी आधार पर उनके द्वारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में जगह दिया गया है। समानता की बात कही गई है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को 2 आयाम में अपनाया है। यह है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं है, अवसर की समानता नहीं है, तब आप प्रतिष्ठित भी नहीं हो सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम बताए हैं। सामाजिक समानता, आपको समाज में समान नज़र से देखा जाएगा। राजनीति में आप समान है, सब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के है, किसी भी लैंग्वेज के है, किसी भी कल्चर के है, किसी भी क्षेत्र के हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। आर्थिक क्षेत्र में समानता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात कही गई है, जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विविध रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म के भेदभाव से दूर रहते हुए संविधान के समक्ष समान है, बराबर है। उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव किया जा सकता है। यह है 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद है। ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इनके तहत जो है समानता का दर्जा दिया गया है। आगे जो है बंधुता है। सर्वमान्य नागरिकता से संबंधित उपबंधों का उद्देश्य भारतीय बंधुत्व की भावना को मजबूत करना तथा एक सुदृढ़ भारतीय भाईचारे का निर्माण करना है। आगे जो है व्यक्ति की गरिमा है। अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध है, कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के परिवर्तन और अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। यहाँ पे 32 जो है आर्टिकल, इससे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो।
राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के बारे में बताया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमारे देश में राष्ट्र एक है, अखंड भारत है, इसे आप खंड खंड नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।